हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के दूसरे चैप्टर बहुपद इसका परिचय करेंगे। तो इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम फिर उदाहरण करेंगे और फिर प्रश्नावली जो है इनकी इस चैप्टर की वो हम सॉल्व करेंगे। सभी वीडियोस के लिंक, सभी जो वीडियो हैं इस चैप्टर से संबंधित, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। उसमें आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं वो समझते हैं और आप इसको अच्छे से देखना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा तो पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा और उसके बाद फिर आपको इसके एक्सरसाइजेज एग्जाम्पल वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए बहुपद की थोड़ा बेसिक्स। वैसे 9th क्लास में भी आपने इसके बेसिक पढ़े होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा देता हूँ। देखो, ये आप जानते हैं कि जैसे एक्स वाई जेड ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम कहते हैं चर। और जैसे नंबर है, जैसे मान लो कि 2 हो गया या 1/2 हो गया या √3 हो गया, इन सब को हम कहते हैं अचर। जब हम इनको इकट्ठा करते हैं और प्लस माइनस लगा देते हैं बीच में, तो उनको हम कहते हैं क्या? देखो, इनको इकट्ठा करते हैं तो हमने लिखा 2x + y, या फिर हम लिख सकते हैं x - y, या हम लिख सकते हैं 4x⁻², या हम लिख सकते हैं y/6, या हम लिख सकते हैं √y + 8। ठीक है, 1/y + x⁻4, x⁻3 + 2y², 4x² + 2x + 7। ये सब जो हमने यहाँ पे लिखे हैं इनको क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं व्यंजक। समझ गए? तो जब चर और अचर को हम आपस में मिलाकर हम इस तरह से मिलाते हैं प्लस माइनस लगा के, तो उनको व्यंजक कहते हैं। किसी भी व्यंजक में अगर आप बराबर करके कुछ भी लिख दोगे, जैसे 0 लिख दिया या 4 लिख दिया, कुछ भी करके, तो उसको हम कहते हैं समीकरण। जैसे अगर मैं लिख दूं 2x + y = 4 लिख दूं, तो अब हम इसको क्या कहेंगे? अब इसको हम कहेंगे समीकरण। ठीक है, तो समीकरण में क्या होता है कि ये चीज़ें ये बराबर ये करके ऐसे लिखा होता है। 4 हो 2 लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं इस तरह से, बट बराबर करके इस तरह से होता है कुछ और चीज़। और कोई अगर व्यंजक हमारे पास है और इसकी घात, देखो इसकी घातें जो होती है ना, जैसे इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, यहाँ पर भी एक एक घातें हैं, यहाँ पर एक घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पे घात 1/2 है, यहाँ पे ये नीचे है तो ये जब ऊपर जाएगा तो घात -1 हो जाएगी। इसकी घात 4 है, ये 3, ये 2, ये 2, ये 1, ये सब, तो ये सब घातें होती हैं। जब भी हमारे पास किसी व्यंजक की घात, किसी भी, जब व्यंजक के जो चर हैं, चर की बात कर रहे हैं हम, अगर मान लो यहाँ पर मैंने √7 लिखा हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि घात की जब हम बात करते हैं तो चरों की घातों की बात करते हैं। तो इनकी घातें, जो चर हैं उनकी घातें अगर पूर्ण संख्या है, जब चरों की घातें पूर्ण संख्या है, उस केस में जो व्यंजक होते हैं उन व्यंजकों को हम कहते हैं बहुपद। तो किसी भी व्यंजक की जब सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या का क्या मतलब है? पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, ये सब, इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जब सभी घातें पूर्ण संख्या होती है उनको बहुपद कहते हैं। तो जैसे ये बहुपद है, ये बहुपद है क्योंकि घात 1 और 1 ये पूर्ण संख्या है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है क्योंकि इसकी घात 2 है। ये भी बहुपद है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात, चर जो है उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, -1 है। यहाँ पे -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है।
ये बहुपद है और ये भी बहुपद है। चरों की घात ये 2 है, ये 1 है। अचर की घात कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुपद होते हैं। समझ गया बहुपद क्या होते हैं? ओके। बहुपद को जब हम लिखते हैं तो अक्सर हम ऐसा लिखते हैं, जैसे मान लो कि बहुपद में केवल x है तो हम उसको इस तरह से लिख देते हैं। जैसे मान लो कि बहुपद है x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसको हम अक्सर लिख देते हैं px या कभी कभार fx या कभी कभार gx, ठीक है। ज़्यादातर वैसे हम लिखते हैं px। अब ये मत समझना कि ये बराबर है तो ये समीकरण बन गया है, नहीं। ये बस बराबर दिखा रहा है कि ये बहुपद है। इस बहुपद का नाम बस ये दे रखा है एक तरह से, है ना। हाँ, इसके बराबर अगर मैं कुछ लिखूंगा 4 5 6 कुछ ऐसा, तो हम कह सकते हैं कि ये, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ये जाके समीकरण है, ठीक है। तो इसमें मत समझना आप। खैर, अब अगर किसी बहुपद में केवल y है, मान लो कि 2y प्लस 1, तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको बहुपद क्या होता है। किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिग्री। बहुपद को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में, पॉलिनोमियल। ओके। तो बहुपद की घात यानी डिग्री क्या होती है? यह होती है चर, जो भी चर उसमें है उसमें सबसे बड़ी घात। तो चरों में सबसे बड़ी घात, तो जो चर है उनकी सबसे बड़ी घात होगी वो पूरी बहुपद की घात होगी। तो अगर आपके पास कोई बहुपद है 4x² प्लस 2x प्लस 1, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? इस बहुपद की घात है, इसकी घात 2 है, यहाँ पे चर है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो बड़ी घात 2 हो गई। अगर हमारे पास है y प्लस 2x³ प्लस 5, यहाँ पे y की घात 1 है, y चर है, और ये इसको भी यहाँ पे एक काम करते हैं 6 लिख देते हैं। इसकी घात क्या होगी? तो देखो y है चर, इसकी घात यहाँ पर 1 है ना। जब लिखा नहीं होता ऐसे तो घात 1 होती है। इसकी घात 1 है, इसकी घात 3 है, और इसकी घात 6 है। लेकिन ये अचर है, इसकी घात से में कोई मतलब नहीं है। इसके देखो चरों की घात देखते हैं, तो यहाँ पर 1 और ये 3 है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो इस बहुपद की घात होगी 3। समझ गए आप? इसके अलावा अगर हमारे पास है, कोई कहे कि 1/x प्लस 5x प्लस 2, इस बहुपद की घात क्या है? तो यहां पर अगर x की घात हम देखें तो x अगर ऊपर आता है तो इसकी घात हो जाएगी -1, और जैसे आपको ये पता चलेगा कि इसकी घात तो -1 है, आप वहीं पे कह देंगे कि ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है। तो फिर इसकी घात भी कहां से होगी? ठीक है ना, तो ये बहुपद ही नहीं है ये। तो इस तरह से बहुपद की घात हम लिखते हैं। अब बहुपद की घात के हिसाब से हम बहुपदों को नाम देते हैं। अगर किसी बहुपद की घात 1 है, किसी बहुपद की घात जब 1 होती है तो ऐसे बहुपदों को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसीलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि कभी अगर हम इसको ग्राफ, वैसे आपके पास ग्राफ है नहीं, ग्राफ ड्रॉ करने को नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपको किसी रैखिक बहुपद का ग्राफ ड्रॉ करने को मिल गया तो हमेशा एक आपको सीधी रेखा मिलेगी, एक रेखा मिलेगी। तो रेखा से ही बना है रैखिक, ठीक है। ये आप ऐसे आप लेके चल सकते हैं, तो रेखा से ही रैखिक बना है ये। तो ये है, ये रैखिक बहुपद है। उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे x प्लस 3, ये एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें x जो है एक चर है, इसकी घात 1 है। इसी तरह से
x प्लस 4y एक रैखिक बहुपद है, y/2 प्लस 5 की घात 2, ठीक है ना, ये भी रैखिक है क्योंकि चर की घात तो एक ही है। तो ये सब रैखिक बहुपद हैं। क्लियर हो गया? जब घात 2 होती है तो ऐसे बहुपदों को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये द्विघात बहुपद है। एक्स की घात 2 प्लस वाई प्लस 3, ये द्विघात बहुपद है। एक्स की घात एक्स प्लस वाई की घात 2, ये एक द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि जो इसमें चर है उसकी सबसे बड़ी घात 1 है, सॉरी 2 है। तो यहाँ पे चर की घात 2 है, चर की घात यहाँ पे 1 है, तो हम बड़ी घात देखेंगे, ठीक है। तो ये सब द्विघात बहुपद है। ऐसे ही जब घात 3 होती है तो त्रिघात हो जाता है। जब घात 3 होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को अलग अलग करके कैटेगरीज में बांटते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि घात होती है 0, किसी बहुपद की घात होती है 0, तो ऐसे बहुपदों को हम अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद, उदाहरण के लिए अब यहाँ पे बहुपद मान लो कि आपने केवल लिखा है 4, कोई x नहीं है, कुछ नहीं है, 4 लिखा है, तो ये एक अचर बहुपद है क्योंकि इसमें केवल और केवल अचर है। अगर मैं लिखूं 7/2, केवल ये, मतलब मान लो कि मैं कोई बहुपद लिख रहा हूं px बराबर 3/2, ठीक है, ये मैंने बहुपद लिखा है, तो यहां पर x तो है ही नहीं, तो इसको हम कहेंगे अचर बहुपद। ये अचर बहुपद है और इसकी घात होती है 0। और लेकिन ध्यान रखना, शून्य मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि अगर शून्य होता है, मान लो कि कोई बहुपद है px बराबर 0, तो इसको हम कहते हैं क्या, ये होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कहते हैं इसे, ठीक है। और इसकी घात, ध्यान रखना, इसकी घात होती है परिभाषित नहीं। परिभाषित नहीं। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। इस तरह से हम अलग अलग टाइप के बहुपदों को हम उसमें विभाजित करते हैं घात के हिसाब से। अब हम एक पद, द्विपद, त्रिपद किसे किसे कहते हैं? देखो, जिसमें एक पद होता है, जैसे 4x, ये एक पद है। देखो पद क्या होता है कि प्लस और माइनस जो इनको बांटते हैं ना, तो वो अलग अलग पदों में बांटते हैं। मान लो कि मैंने लिखा है 4x माइनस 6, तो यहाँ पर ये माइनस लगा है, तो इसने क्या कर दिया, इसको दो पदों में बांट दिया है। तो प्लस और माइनस जब लगते हैं तो उनको अलग अलग पदों में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 4x² प्लस 5x माइनस 6, तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस ने इनको अलग अलग कर दिया है। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ठीक है। तो जैसे 4x एक पद है, अगर मैं केवल लिखता हूँ 4, ये भी एक पद है। केवल x लिखता हूँ, ये भी एक पद है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 4 + x, तो यह द्विपद हो गया, ठीक है। तो जैसे x² प्लस 7 8xyz ये लिखा है, ये केवल द्विपद है क्योंकि प्लस ने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, बस दो ही इनको इसमें बांट रखा है, तो ये द्विपद है। और अगर मैं लिखूं x² प्लस 78x प्लस y, ये त्रिपद हो गया क्योंकि इसमें 3 पद हैं, तो प्लस ये लगे हैं, इन्होंने ऐसे बांट रखा है। समझ गए? तो ऐसे करके इनको एक पदी बहुपद है, ये एक पदी, ये द्विपदी बहुपद हो गया, ये त्रिपदी हो गया, ऐसे ही। ओके। अब इसके बाद कोई बहुपद, जैसे मैंने कहा कि बहुपद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं px करके। अगर उसमें केवल x है तो px करके लिखेंगे। मान लो कि हमने लिखा x - 4, ठीक है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मान लो कि t है उसमें मात्र, तो pt करके लिख सकते हैं। मान लो कि t²
9 है। समझ गए? या फिर हम एफ वाई है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इस तरह से ये बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखो, अगर हम यहाँ पर x की जगह पे 4 रखते हैं, x की जगह पे 4 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमने यहाँ पे 4 रखा, यानी x अब 4 रखना है हमने, ये हो गया है 0, हो गया है ना 0। तो क्या किया हमने, x हमने 4 रखा और इससे बहुपद का मान 0 हो गया है। इसीलिए हम कहेंगे कि x बराबर 4 इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। तो इसका शून्यक है 4। इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? तो यहां पर t हम क्या रखें कि ये 0 आ जाए? तो अगर हम t रखते हैं 3, तो हमें मिलता है ये 3 स्क्वायर माइनस 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 9, ये हो जाएगा 0। तो यानी इसका शून्यक है 3। ओके, 3 इसका शून्यक है, 3 दिए हुए बहुपद का शून्यक है। 3 लिखो या सिंपली लिखो t बराबर 3। इसके अलावा अगर हम t की जगह पर रखते हैं -3, तो -3 रखने से क्या होगा? -3 का वर्ग हो जाएगा, -9, 9 माइनस 9 ये हुआ 0। तो हम ये कहेंगे कि -3 दिए हुए बहुपद का शून्यक है, या सिंपली ये लिखो pt का एक शून्यक है। तो शून्यक क्या होता है? चर का वो मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए उसको हम शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्यक क्या है? एक तो 3 है और एक -3 है। ठीक, और ये तो खैर मैंने यहाँ पे रखा क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इसका ये शून्यक है, लेकिन अगर आपको पता करने हो कि शून्यक क्या क्या होंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं 0। बहुपद को ही 0 रख दो। तो जब हम इसको 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा इस तरह से t स्क्वायर बराबर 9 और t बराबर होगा, अब t स्क्वायर 9 है तो t प्लस -3 हो जाएगा, यानी 3 एंड -3। तो ये वही हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर आपको किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हो तो उस बहुपद को रख दो 0। ठीक है, मान लो कि आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 5, पहले हम लिखेंगे कि एफ वाई बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ के 5 आए, तो 3 दूने होता है 6, 3 दूने 6 और 3 और 2 5। तो हम लिखेंगे 3y माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। अब इनमें से हमने y कॉमन लिया तो y माइनस 3, -2 कॉमन लिया, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों से y माइनस 3 कॉमन है, यहां अंदर बचा y और यहां बचा -2। और अब यहां पे हम एक एक करके इनको 0 रखेंगे। y माइनस 3 को हमने 0 रखा तो y हमें मिल जाएगा 3। y माइनस 2 को हम 0 रखेंगे तो y हमें मिल जाएगा 2। तो यानी यहां पर 3 और 2, तो हम लिखेंगे कि 2 और 3 दिए हुए बहुपद के शून्यक हैं, या फिर वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के शून्यक हैं।
या फिर सिंपल इसकी जगह पे आप लिख सकते हो एफ वाई के शून्यक है, सब सही है। तो इस तरह से हम शून्यक ज्ञात करते हैं, लेकिन ध्यान रखना इनको हम शून्यक कहते हैं, ठीक है। यानी चर का कोई मान रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो उसको हम कहते हैं शून्यक। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जैसे कोई बहुपद है 4x² - x + 6। अब यहां पर हमारे पास ये जो बहुपद है, पहली बात तो इसका ये क्या बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद आपके पास बहुत ज़्यादा है सिलेबस में, द्विघात बहुपद, ठीक है, जिसकी घात 2 है ऐसा बहुपद, ये आपके पास सिलेबस में काफ़ी अच्छे से है, मतलब ये मेन है इस पूरे चैप्टर का आपके पास द्विघात बहुपद। यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक, तो गुणांक होता है जो उसके साथ में लगा होता है। तो x² के साथ क्या लगा है, 4 लगा है, तो इसका गुणांक हो गया 4। x का गुणांक क्या है यहां पर, तो अब देखो x के साथ में क्या लगा है, तो इसके साथ में लगा है, कोई नंबर नहीं लिखा है ना, तो वो 1 हो गया। और माइनस साइन भी लगाना, मतलब साइन साथ में लगाना, चिन्ह लगाना होता है साथ में, ठीक है, तो -1 हो गया। इस तरह से अगर हमारे पास है x + 5 केवल ये, और अब अगर आपको बताना हो कि x² का गुणांक क्या है, तो यहां पर कहीं आपको x² दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो गुणांक फिर 0 हो गया। x का गुणांक क्या है, x के साथ में 1 होता है, यहां पे x लिखा है लेकिन न कोई नंबर नहीं लिखा है, तो 1 हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन अगर x भी नहीं होता यहां पे मान लो, तो मैं 0 लिख देता इसको, ठीक है। यानी अगर हमारे पास है कोई बहुपद है 0, ठीक है, आप चाहो तो इसको कोई नाम दे सकते हो, px = 0, ये 0 बहुपद है हमारे पास। और अब अगर पूछा हो कि इसमें x² का गुणांक क्या है, तो 0 है। x का गुणांक क्या है, ये भी 0 है, क्योंकि ना यहाँ पे x² है ना यहाँ पे x है, ठीक है। 0 की जगह पे कोई और नंबर भी होता है, जैसे मान लो कि 4 वगैरह, तो भी यही है, x² तो नहीं है ना यहाँ पे, और ना ही x है यहाँ पे, तो जो चीज़ है ही नहीं उसका गुणांक हम लिख देते हैं 0। उसके अलावा अगर वो चीज़ है तो देखो उसके साथ में क्या लगा है, तो इस तरह से हम गुणांक देखते हैं, ठीक है। ओके, सब क्लियर है। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने ये किया है कि व्यंजक क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, फिर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या है, अचर बहुपद, शून्य बहुपद क्या होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा। फिर हमने क्या ये किया कि शून्य, किसी बहुपद का शून्य क्या होता है और बहुपद का मान क्या होता है। देखो बहुपद का मान जो है मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मान लो बहुपद है px = x - 4। अगर मैं x बराबर रखता हूं 10, तो x = 10 अगर हमने रखा तो ये हो जाएगा, x की जगह पे 10 रखेंगे हम, या आ गया 6। तो मैं ये कहूंगा कि x = 10 पे इस बहुपद का मान है 6। तो ये जो होता है, जो पूरे बहुपद की वैल्यू होती है ये रखने पे, इसको हम कहते हैं कि इस बहुपद का मान ये है, ठीक है। और हमने x रखा यहाँ पे 10, तो ये है बहुपद का मान। तो शून्य क्या है, बहुपद का मान क्या है, ये शून्य क्या होता है, जहां पे बहुपद का मान 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे बहुपद का मान 0 हो गया तो इसको हमने शून्यक बोल दिया। बहुपद का मान यहाँ 3 रखने से 0 हो गया तो 3 उसका शून्यक हो गया। तो शून्यक होता है चर का वो मान जिसपे बहुपद का मान 0 हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर गुणांक क्या होते हैं ये आपने सीखे, ठीक है। अब देखो ग्राफ आपके पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है, और इस पे क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि ये एक ग्राफ दिया होगा, मतलब ग्राफ ड्रॉ नहीं, मतलब ग्राफ ड्रॉ आपको नहीं करना होगा, बस आपके पास ये होगा और इस तरह से एक ये जा रहा है, ये कोई लाइन ऐसी जा रही है टेढ़ी मेढ़ी सी, ये वक्र जो है इस तरह से जा रहा है ग्राफ।
एक्चुअल में ये ग्राफ पता है क्या होता है? ये ग्राफ बहुपद होता है। ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल में बहुपद है। अगर हमारे पास जो इस प्रकार के ये सब हैं, ये है, ये है, जब हम इसको इस पे ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ही बनती हैं चीज़ें। कभी कभार आपको ऐसे बनते हुए दिखेगा, कभी कभार आपको ऐसे बनते हुए दिखेगा। तो ये सब जो है, ये सब जो हमने लिखा है अभी तक, ये है ना, जितने भी बहुपद अभी तक हमने लिखे, उनको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही वक्र हमें देंगे, ऐसे ही ग्राफ बनेंगे उनके। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं ये बहुपद ही होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो आप जानते हैं, देखो ये x अक्ष और ये y अक्ष और ये इसका मूल बिंदु। x अक्ष पे तो होता है जो चर उसमें है, जैसे जैसे x हो गया या y हो गया, ये x अक्ष पर होता है, और y अक्ष पर इसका मान होता है। तो y अक्ष पर क्या होता है? इसका मान, मतलब पूरा px। तो अगर मान लो कि मैं लिख रहा हूं कि px बराबर 4x³ माइनस 2x² प्लस 3, मान लो कि ऐसा है, और मान लो कि उसका ग्राफ ड्रॉ करके ये आया है। तो x जो है ये x है, ये x अक्ष पर होता है, और जो ये चीज है यानी पूरे बहुपद का मान ये y अक्ष पर होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब आप ये जानते होंगे कि x अक्ष पर हमेशा, x अक्ष पर क्या होता है? y 0 होता है। ध्यान रखना, px को y भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब यहां पे जो y है वो एक्चुअली px है, y बराबर px है, ये बहुपद, ये आप समझ सकते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक चीज आपको पता होगी कि x अक्ष पर y 0 होता है, यानी इस पूरे पे, इस x अक्ष पे क्या है? y। तो y का मतलब है कि बहुपद का मान 0 है। तो इस हर एक रेखा, मतलब हर एक बिंदु पे बहुपद का मान 0 है, ये ध्यान रखना, हर एक बिंदु पे बहुपद 0 है। तो सोचो यहां पर बहुपद का मान क्या होगा? 0 होगा ना, यहां पे भी 0 होगा, यहां पे भी 0 होगा। तो इस ग्राफ ने 3 बार इस अक्ष को काटा, x अक्ष को काटा, और 3 बार इसका मान 0 आया। तो हम ये कहेंगे कि इस बहुपद के 3 शून्यक हैं, क्योंकि 3 बार इसका मान 0 हो रहा है। तो इसके, इस बहुपद के शून्यक हैं 3। शून्यकों की संख्या 3 है। ओके, तो x का मान यहां पर कुछ होगा, यहां पर कुछ होगा, यहां पर कुछ होगा, लेकिन बहुपद का मान तीनों पे 0 है। अब आप ये मत सोचना कि ये यहां पर भी तो काट रहा है, नहीं, यहां पर x 0 हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बहुपद का मान 0 हो तभी तो हमें शून्यक मिलता है। तो बहुपद का मान 3 जगह 0 है, तो यानी 3 शून्यक हैं इस बहुपद के। अब समझ गए ना आप? ऐसे ही अगर हमारे पास है ये, इस बहुपद के कितने शून्यक हैं? तो इस बहुपद के एक बार यहां पे कट रहा है, 2, 3, 4, इसको भी टच कर रहा है, तो यहां पर भी बहुपद शून्य हो गया है। तो 1, 2, 3, 4, इसमें शून्यकों की संख्या है 4। समझे? अगर मान लो हमारे पास है ये, इसमें शून्यक कितने हैं? इसमें कोई भी शून्यक नहीं है, क्योंकि x अक्ष को तो काट ही नहीं रहा है, तो कोई शून्यक नहीं। ठीक है, ये होता है। मैं आपको, चलो आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई शून्यक नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक। अगर मान लो हमारे पास है पी वाई, या पी, चलो एक्स ही ले लो, पी एक्स बराबर x² प्लस 6, मान लो कि ये है। x का आप क्या मान रखोगे कि ये 0 हो जाए? x क्या रखोगे कि ये 0 हो जाए? आप x कुछ भी रखो,
कुछ भी रखो, है ना, कोई भी वास्तविक संख्या रखो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। चाहे एक्स आप प्लस में रखो, चाहे एक्स आप माइनस में रखो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो ही नहीं होगा, इसका मान अगर जीरो ही नहीं आएगा तो इसका शून्य कोई कैसे हो गया? ठीक है ना। तो यहां पर हम अक्सर शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? शून्य ज्ञात करने के लिए आप जानते होंगे, पीछे मैंने बताया था कि हम इसको जीरो रख देते हैं, और अगर इसको जीरो रखना है यानी ये जीरो हो गया। फिर हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर -6, और यहां पर आप पाएंगे, आप ये कहोगे कि एक्स स्क्वायर -6 है, और किसी भी संख्या का वर्ग अगर कोई है तो माइनस में तो वर्ग आता ही नहीं है। कोई संख्या चाहे प्लस में हो चाहे संख्या माइनस में हो, अगर आप उसका वर्ग करते हैं तो संख्या हमेशा प्लस में आती है। चाहे प्लस संख्या का वर्ग करो चाहे माइनस संख्या का वर्ग करो, हमेशा प्लस में आता है। तो अगर वर्ग आपको माइनस में दिख रहा है तो हम कहते हैं कि x का कोई हल नहीं है। सिंपली कहो कि कोई हल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी वास्तविक हल नहीं है। कोई वास्तविक हल नहीं है, मतलब कोई वास्तविक संख्या नहीं आएगी इसकी। ओके, वैसे हम यही लिखते हैं, कोई हल नहीं है सिंपली। तो इस तरह से, तो ये भी ऐसी सिचुएशन है कि जब कोई हल नहीं है, तो अगर ये इसका ग्राफ एक्स अक्ष को टच ही ना करे तो कोई हल नहीं है। तो देखो कितने आसानी से हमें ग्राफ देखकर ही हम बता सकते हैं कि कितने उसके शून्यक होंगे। मान लो कि अगर कोई लाइन इस तरह से जा रही है, इसके कितने शून्यक हैं, तो आप ये मत देखना कि ये इसको कट कर रहा है, नहीं, आपने केवल ये देखना है कि एक्स अक्ष को कहां कहां पे कट कर रहा है। तो एक्स अक्ष को यहां पर कट कर रहा है, तो इसका इसका कितना शून्यक है? इसका है एक शून्यक, है ना। चाहे अगर ऐसे जाए और टच करके ऊपर आ जाए तो भी इसका क्या होगा? एक शून्यक है। समझ गए आप? अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं कोई, इसके कितने शून्यक हैं? इसका भी एक ही शून्यक है, क्योंकि एक्स अक्ष को तो एक ही बार काट रहा है ये, तो एक शून्यक है। अगर मैं इसको पीछे भी लेके चले जाऊं और पूछो कितने शून्यक है, तो ये मत देखना कि इस लाइन को कितनी बार काट रहा है, इसको बिल्कुल नहीं देखना आपने, केवल एक्स अक्ष को देखना कितनी बार काट रहा है, केवल एक बार काट रहा है। तो इसके शून्य कितने हो गए? एक शून्यक है इसका। क्लियर क्लियर सब कुछ? ओके। और अब हम इस चैप्टर के अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखो, शून्यक मैं आपको बता चुका हूं क्या है, गुणांक मैं आपको बता चुका हूं क्या है, और द्विघात बहुपद भी आप जानते हैं। उनके बीच में संबंध होता है। देखो, द्विघात बहुपद जैसे एक्स स्क्वायर -5x + 6, यहां पर शून्य क्या है? तो अगर हम इसको जीरो रखते हैं तो x आएगा यहां पे 2 और 3, ठीक है, क्योंकि इस तरह का हम क्वेश्चन यहां पे पीछे कर चुके हैं जिसमें हमने इसके हमने शून्य ज्ञात किए, तो क्या आए थे? 2 और 3 आए थे, ठीक है। तो बस मैंने यहां पे y की जगह पे x लिखा है। तो हमारे पास ये जो बहुपद है, इसको एक काम करते हैं, px नाम दे देते हैं। तो ये बहुपद, इसके शून्यक ये हैं, ये दो शून्यक हैं, ठीक है। और इसका गुणांक क्या है? गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। इसका गुणांक क्या है? -5, और साथ में अचर पद भी है 6। ये तो हो गए गुणांक, और ये हो गए शून्यक। तो आप ये जान चुके हो कि शून्यक क्या होते हैं। मतलब अगर आप यहां 2 रख दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 3 रख दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी ये इस बहुपद के शून्यक हैं। और गुणांक क्या होते हैं? जो इनके साथ लगे होते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है? 1 लगा है। इसके साथ क्या लगा है? एक्स के साथ -5, और अचर पद ये। तो ये गुणांक है। तो इनमें और इनमें संबंध होता है आपस में। अब वही जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से इनमें संबंध होता है, देखो। शून्यक, अब हम एक काम करते हैं, बहुपद हमने इस तरह से लिया है, तो एक
एक बहुपद ले लेते हैं, साधारण बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, मैंने क्या किया, द्विघात बहुपद लिया, इसमें x² के गुणांक a, y² x का गुणांक b और अचर पद c लिख दिया है। ठीक है, x² का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b है, और अचर पद c है। अब इसके शून्यक, माना इसके शून्यक क्या है, माना शून्यक, अब जैसे यहां पे ये दो शून्यक आए थे ना, तो इसके शून्यक हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अल्फा और बीटा इसके शून्यक मान लेते हैं। तो अब देखो यहां पर ये है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये है, तो इसके गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद c है। तो इसके जो गुणांक हैं a है, b है, c है, शून्यक अल्फा और बीटा है। ये यही जो मैं यहां पे आपको बता रहा था, ये a है x² का गुणांक, ये b है x का गुणांक, और ये अचर पद c है। तो यही है, ठीक है। और यहां पर ये दो शून्यक हैं, तो जैसे इसको अल्फा ले लो और इसको बीटा ले लो, तो दो शून्यक है, तो यही चीजें हैं। तो इनमें संबंध क्या है कि शून्यकों का योगफल जब आप करते हैं, यानी इनको जब आप जोड़ते हैं, तो ये आता है -b/a, और जब इनका गुणनफल करते हैं तो ये आता है c/a। इसको डिटेल में हम कैसे लिखते हैं, हम डिटेल में लिखते हैं कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल ये होता है माइनस b क्या है, x का गुणांक, बटे a क्या है, x² का गुणांक। ठीक है, और यहां पर क्या है, शून्यकों का गुणनफल हो रखा है। ये क्या है, तो ये है c/a। c क्या है, c अचर पद है, बटे, और a वही है अपना x² का गुणांक। तो ये हमने इसको विस्तार पूर्वक लिख दिया है प्रॉपर वे में। और अभी अब आप समझ जाएंगे कि ये सब क्या है। देखो, ये वाला लेते हैं, यहां पे इसको दोबारा लेते हैं। ये हमारे पास बहुपद है, और इसके शून्यक ये हैं क्योंकि हमने इसको जीरो बराबर जीरो रख के गुणनखंड करके x के मान ज्ञात की मतलब कर सकते हैं। ठीक है, पीछे हमने किया था इस तरह से। तो ये x के दो मान आ चुके हैं जो कि शून्यक हैं, और इसके गुणांक तो आप जानते ही हैं। अब यहां पर देखो, शून्यकों का योगफल अगर हम करते हैं, अगर हम इनका योगफल करते हैं तो क्या होगा भाई, शून्य के 2 1 3 है, तो योगफल करेंगे क्या आता है, 3 और 2 5 आ रहा है। शून्यकों का योगफल क्या है, देखो शून्यकों का योगफल है, यानी एक शून्यक 2 और एक शून्यक 3, इनका योगफल है क्या, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक यहां पर ये है, बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक 1 है, 3 और 2 हुए 5, और यहां पर 5 से माइनस कट के ये कट गया, प्लस आ गया, और ये 5, तो बराबर आ रहा है ना। तो यानी ये बात सत्य है, हो रहा है ना। अब अगर हम इनका गुणनफल करें, शून्यकों का गुण, ये जो शून्यक यहां पर हैं इनका गुणनफल करें, तो ये क्या होता है, ये होता है अचर पद जो कि अपना 6 है,
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि फिर से 1 है। तो अगर आप देखें 3 दूने 6 और 6 को 1 से भाग देंगे 6 आएगा, तो आ रहा है ना बराबर। तो यानी ये संबंध होता है। ठीक है, देखो मान लो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अगर इसके अभी हमने, अब देखो अभी इसके शून्य कभी हमने ज्ञात नहीं किए हैं, लेकिन हमें एक चीज यहां से पता चल सकती है कि जो शून्यक होंगे, देखो शून्य कैसे निकलेगा, हम इसको जीरो पुट करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर एक्स के मान आएंगे ना कुछ, वो शून्यक होंगे। तो अभी हमें शून्यक पता नहीं है, लेकिन हम क्या पता कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि उनका योगफल क्या होगा। शून्यकों का योगफल, अल्फा और बीटा ले लेते हैं थोड़ा शॉर्टकट के लिए। तो योगफल क्या होगा, देखो शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक। देखो ये ए है, तो ए क्या है यहां पे, 1 जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। बी क्या है, -6 जो कि एक्स का गुणांक, और सी अचर पद। ठीक, तो जो शून्यक होंगे उनका योगफल क्या आएगा, जो शून्यक, जो मतलब इसको सॉल्व करके आएगा, ये तो हमारा एक बहुपद है। ठीक है, इसको यहां से हटाओ, ये बहुपद है, इसके शून्य क्या होंगे, तो शून्य का भी हमने निकाले नहीं है, पर उनका योगफल हम निकाल सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, -b/a। b है -6, a है 1, तो माइनस से माइनस कटा, ये क्या आ गया, 6 आ गया। यानी अभी हमने निकाले नहीं है इसके शून्यक, पर हमें पता चल चुका है कि जो शून्यक होंगे अगर हमने उन्हें जोड़ा आपस में तो 6 ही आएगा। ठीक, अब अगर और उनका गुणनफल क्या है, तो गुणनफल होता है c/a, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 8 आएगा। यानी जो शून्य किसके होंगे, अगर हमने उनको आपस में गुणा किया तो 8 आएगा। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि क्या यह बात सच है कि नहीं है। तो इसके शून्य निकालते हैं, कैसे करके, वही अपना, सबसे पहले इसको हम ज़ीरो पुट करेंगे, उससे ये ज़ीरो हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे, 8 होता है 4 दूने 8, 4 दूने 8 है, और 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। x कॉमन, x-4, -2 कॉमन, x-4, x-4 दोनों से कॉमन, x यहाँ बचा, -2 यहाँ बचा। अब x-4 को रखते हैं 0, तो यहाँ से हमें मिलता है x = 4, और इसको अगर हम 0 रखते हैं तो हमें मिलता है x = 2। तो एक शून्यक 4 है और एक शून्यक 2 है। किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा मान लो, अल्फा मान लो 4 को और बीटा मान लो 2 को, तो ये शून्यक है। और यहाँ पे देखो, अगर आप इनको प्लस करते हैं शून्यकों को, तो क्या आ रहा है, प्लस करके, इनको प्लस करके क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना। और इनका गुणनफल करते हैं 4 दूने 8, तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना। यही है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। समझ गए अब आप अच्छे से। ठीक है, अब अगर आपके पास शून्यकों का योगफल दिया हो, शून्यकों का योगफल, और इनका गुणनफल दिया हो, तो बहुपद क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है, बहुपद क्या होगा। तो बहुपद होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x
प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अगर आपके पास शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का गुणनफल है, आप सीधा बहुपद निकाल सकते हैं। यहां पे भी देखो, यहां पे शून्यकों का योगफल 6 है, गुणनफल 8 है। ओके, तो यहां से हम आराम से बहुपद निकाल सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल जो कि अपना 6 है, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल जो कि 8 है, और ये आगे आ जाएगा, ये है ना, ये सेम। अगर आप नोटिस भी करें तो ये 6 यही आ रहा है, 8 ये आ रहा है। ठीक है, माइनस हमें लगाना है। कहने का ये मतलब है, कि इसको याद रखो आप। अगर आपके पास से शून्यकों का योगफल क्या है, अगर देखो क्वेश्चन में दिया है कि शून्यकों का योगफल मान लो कि ये है -4 और शून्यकों का गुणनफल मान लो कि ये दिया है 11, तो बहुपद क्या होगा? तो सीधा बहुपद आप लिखेंगे, ये पूरा लिखोगे आप अच्छे से। ओके, फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, तो ये तो -4 है, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल जो कि अपना 11 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 4x प्लस 11। ठीक है, तो अगर शून्यकों को योगफल दिया है, शून्यकों को गुणनफल दिया है, तो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इसको शॉर्ट में लोग कैसे याद करते हैं? ऐसे भी याद कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो ये एक तरह से शून्यकों को योगफल और ये शून्यकों को गुणनफल हो गया, तो यही है अपना बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है आपके पास ये भी आए कि शून्यक दिए हैं, एक 4 है और एक -2 है, तो बहुपद क्या होगा? इस बार गुणनफल और योगफल नहीं दिए, बस शून्यक डायरेक्ट दिए हैं, तो बहुपद क्या होगा? तो शून्यकों का योगफल क्या है? मैं इनको अल्फा और बीटा नाम दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा लिखने में इजी रहेगा। एक अल्फा है और एक बीटा है। शून्यक, अल्फा और बीटा शून्यक होते हैं। इनका गुणनफल है 4, इनको प्लस करेंगे आपस में तो ये 2 आ जाएगा, और गुणनफल करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। तो बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो अपना 2 है, प्लस -8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इस तरह से अगर शून्यकों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, तो हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित कीजिए। तो पहले इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास है अक्सर px नाम दे देते हैं, अगर इसमें है नहीं px तो लिख देते हैं ऐसा। अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 रखेंगे पहले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और अब इसके फैक्टर्स करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो 12 कैसे गुणनखंड करो जिसको माइनस करके 1 आए, तो होता है 4 तियां 12, तो ये हो गया 4x प्लस 3x, -4 प्लस 3 -1 होता है, सब सही है। अब x कॉमन लेंगे हम, तो ये x -4
दोनों में से यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, और अगर ये दोनों एक जैसे दिख जाए यानी सब काम ठीक ठाक हो रहा है। x माइनस 4 दोनों से बाहर ले लिया, x यहाँ बचा 3 0। अब एक बार इसको 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 4, और एक बार हम इसे 0 रखेंगे तो x आ जाएगा -3। तो शून्य क्या है? 4 -3। ठीक, अब हम इनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित करेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों ये होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो शून्य 4 है, -3, x का गुणांक क्या है? -1, और x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक यहाँ पे 1 है ना, x के साथ तो -1 है, x² के साथ 1 है। ठीक है, 4 प्लस का है 3 माइनस, ये प्लस माइनस का माइनस कर देते हैं, चलो इसको माइनस से माइनस कटा 1, 1 बराबर 1। तो यह सत्यापित हो चुका है। ठीक है ना, आप चाहो तो लिख दो इंग्लिश में वेरीफाइड, और हिंदी में अगर लिखना है तो सत्यापित हो चुका है, सत्यापित किया जा चुका है। तो ये समझ आ गया पहला वाला। दूसरा क्या है? ये तो हमने सत्यापित कर दिया। अब ये वाला शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये है अचर पद बटे x² का गुणन, x² का गुणांक। ठीक है, शून्य हमारे पास ये है, तो इनका गुणनफल ये हो गया। अचर पद, अचर पद क्या है? अचर पद, अचर पद ये अचर पद है, -12 बटे x² का गुणांक ये क्या है? 1 है। ठीक, तो ये हुआ 4 × 12 माइनस का 12 बराबर माइनस का 12, ये भी बराबर आ चुका है, और ये भी सत्यापित हो चुका है। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है x² - 9, इसमें भी आपके लिए आ सकता है कि इनको इसके शून्य ज्ञात करो और फिर इसको सत्यापित करो। तो यहां पे शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? माना x² - 9 बराबर 0, तो x² हो जाएगा 9 और x हो जाएगा क्या? +-3, तो यानी 3 और -3, सिंपल। तो शून्य 2 आ चुके हैं। ठीक है, और अब शून्य को और गुणांकों में हमने संबंध, इसको यहां पे 1 मिनट है, px नाम देते हैं पहले, मतलब आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा जल्दी में किया मैंने। ये हमारे पास बहुपद है। सबसे पहले इसको लिखते हैं माना px बराबर x² - 9, फिर px को 0 पुट किया, फिर ये हो गया, ये शून्य का आ चुके हैं। अब आगे सुनिए। तो देखो, हो सकता है कि आपके टीचर आपको ये अल्फा और ये बीटा लें और यहाँ पे ऐसा लिखें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये भी सही है। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा कि
अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -3, ये तो हो गए शून्यक। अब और गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a, जो कि 1 है। वाई एक्स का गुणांक होता है b, पर x तो है नहीं यहाँ पे, तो सिंपली 0 लिख देंगे। और अचर पद होता है c, ऐसा लिख दिया। और अब ये होता है -b/a। मैं आपको इस तरह से भी बता चुका हूँ, इस तरह से भी बता चुका हूँ, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। 3 + -3, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दी हमने। ये शून्यकों का योगफल जो हमने किया, b तो अपना 0 है, a 1 है, तो ये 3 में से 3 गया 0, ये 0 हो गया सत्यापित। और गुणनफल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल 3 × -3 बराबर c। c है -9/a1, -9 बराबर -9, तो ये भी सत्यापित हो चुका है। ठीक है, ऑलराइट। और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर, इसके सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से, प्यार से, डिटेल में आपको समझाया है। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए, जिसमें उदाहरण की वीडियो भी अभी मैं अपलोड करूँगा, प्रश्नावली की वीडियोस, सबका लिंक आपको नीचे जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ पे बाकी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।